कहानी की शुरुआत होती है सन 2050 से, जहां पृथ्वी धीरे धीरे इंसानों के लिए एक खतरनाक जगह बनती जा रही थी। हर गुजरते साल के साथ तापमान बढ़ रहा था, नदियां और झीलें सूख रही थीं। वैज्ञानिक समझ चुके थे कि यदि इंसानियत को बचाना है तो उसे एक नई दुनिया खोजनी होगी, एक ऐसी दुनिया जो मानव जीवन को सहारा दे सके। सालों की खोज और अनेक असफल प्रयासों के बाद आखिरकार सन 2063 में उन्हें ऐसा ग्रह मिल ही गया जो पृथ्वी की जगह इंसानियत का नया घर बन सकता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। वो ग्रह इतना दूर था कि वहां तक पहुंचने में लगभग 86 वर्ष लगने वाले थे, और इतना लंबा सफ़र कोई भी सामान्य इंसान जीवित रहकर पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए इंसानियत ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। बच्चों के एक समूह को उस दूर स्थित ग्रह की ओर भेजने का निर्णय लिया गया। ये कोई सामान्य अभियान नहीं था, बल्कि एक पीढ़ियों वाला अभियान था, ऐसा सफ़र जिसे एक ही पीढ़ी पूरा नहीं कर सकती थी। योजना के अनुसार यान में मौजूद ये बच्चे बड़े होंगे, फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी यान में जन्म लेंगी, और आखिरकार कई दशकों बाद उन्हीं के वंशज उस नई दुनिया पर कदम रखेंगे जहां इंसानियत अपने अस्तित्व की एक नई शुरुआत कर सकेगी। इस अभियान पर 30 बच्चों को भेजा जाने वाला था, और ये कोई आम बच्चे नहीं होने वाले थे, बल्कि इन्हें आनुवांशिक रूप से संवर्धित करके प्रयोगशाला के भीतर ही तैयार किया गया था। इन सभी बच्चों को बचपन से ही बाहरी दुनिया से दूर प्रयोगशाला की चारदीवारी के अंदर ही कठिन प्रशिक्षण देना शुरू कर दी गया था, ताकि वे बड़े होकर अंतरिक्ष के जानलेवा खतरों से खुद को बचा सकें और उन्हें उस बंद यान के अंदर दशकों तक बिना किसी मानसिक तनाव के रहने में कोई परेशानी न आए। रिचर्ड, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का पर्यवेक्षक था, उसने खुद भी इन बच्चों के साथ इस अभियान पर जाने का एक बड़ा फैसला किया। वो अच्छी तरह जानता था कि यान पर बढ़ रहे इन बच्चों को सही रास्ता दिखाने और उनकी देखभाल करने के लिए किसी समझदार बड़े का होना बेहद ज़रूरी है। उसने जब ये बात अपनी साथी मरियाना को बताई, तो मरियाना ने उसे कड़वी हकीकत का आईना दिखाते हुए साफ कह दिया, ये एक तरफा सफ़र होगा। तुम भी इन बच्चों की तरह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौट पाओगे। तुम्हारी मौत भी उसी यान में होगी। रिचर्ड ने शांत आवाज़ में कहा, मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसी के साथ आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब सभी 30 बच्चे और रिचर्ड हमेशा के लिए पृथ्वी को अलविदा कहने वाले थे। उल्टी गिनती के साथ रॉकेट ने उड़ान भरी, और देखते ही देखते उनका छोटा यान अंतरिक्ष की कक्षा में पहले से मौजूद विशाल मुख्य यान तक पहुंच गया। ये यान इतना भव्य और विशाल था कि यहाँ 86 साल तक इंसानी सभ्यता आराम से जिंदा रह सकती थी। बच्चों को अपनी धरती की कमी और परायापन महसूस न हो, इसलिए यान के अंदर का पूरा डिज़ाइन बिल्कुल उसी प्रयोगशाला जैसा रखा गया था जहां वे पले बढ़े थे। रिचर्ड ने आखिरी बार दूर होती नीली पृथ्वी को देखा, और यान ने गहरे अंतरिक्ष के सन्नाटे में अपना अनंत सफ़र शुरू कर दिया। समय अपनी रफ्तार से बीतता रहा, और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। यान अंतरिक्ष की अंतहीन गहराइयों में खामोशी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। अंदर के लंबे लंबे गलियारों में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी, और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वे बच्चे अब 20 साल के जवान लड़के लड़कियों में तब्दील हो चुके थे। रोज़ सुबह वे अपनी नींद से जागते और बिना किसी उत्साह के रोज़मर्रा की तरह सीखने के सत्रों में लग जाते, जहां उन्हें इस अभियान और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी बातें सिखाई जाती थीं। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि कोई भी आपस में हंस बोल नहीं रहा था, मानो वक्त के साथ इनके अंदर के सारे जज्बात, गुस्सा और प्यार पूरी तरह मर चुके हों। हर सुबह सभी को एक छोटा सा कांच का गिलास दिया जाता, जिसमें एक नीला तरल पदार्थ होता था। उनसे कहा गया था कि ये नीला पानी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। इन 30 मुसाफिरों में से एक थी सेला। एक दिन गलियारे में चलते हुए वो बंद दरवाजे के मोटे कांच से बाहर फैले उस काले खामोश अंतरिक्ष को देख रही थी। उसने रिचर्ड से गहरी मायूसी के साथ कहा, हम इस अभियान की पहली पीढ़ी हैं। इसका मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी इसी बंद डिब्बे में गुजार देंगे और उस नए ग्रह को कभी अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। तो क्या हमारे इस जीवन की कोई अहमियत नहीं है? रिचर्ड ने सेला की उदासी को समझा। उसने अपने पिता और दादा दादी की एक पुरानी तस्वीर निकालते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपने दादा दादी को नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने अपनी दुनिया में एक बेहद खुशहाल और पूरी जिंदगी जी थी। ठीक वैसे ही तुम और यहाँ मौजूद बाकी सब भी इस यान के भीतर एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। उस रात जब सभी अपने अपने केबिन में सो रहे थे, तभी पूरे यान के ढांचे में एक अजीब सी थरथराहट और खौफनाक आवाज़ फैल गई।
मानो बाहर शून्य में यान छोटे छोटे उल्कापिंडों से टकरा रहा हो। अगली सुबह जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी कंप्यूटर प्रणाली पर क्रिस्टोफर को एक अजीब खराबी दिखाई दी। उसने तुरंत रिचर्ड को पास बुलाया और कहा, प्रणाली जांच करके बता रही है कि हमारे मूत्र में से कोई अजीब सा रसायन या विषैला पदार्थ बाहर आ रहा है। क्या हम खाने में कुछ जहरीला ले रहे हैं? मगर रिचर्ड ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहां से चला गया। रिचर्ड के इस अजीब बर्ताव ने क्रिस्टोफर के दिमाग में शक का एक बड़ा बीज बो दिया था। उसे लगने लगा था कि इस यान के बंद दरवाजों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है जो उनसे छुपाया जा रहा था। रात को जब यान के अंदर सन्नाटा पसरा और सब सोने चले गए, तब क्रिस्टोफर ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त जैक के साथ मिलकर इस गहरे रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। दोनों ने छिपकर प्रयोगशाला के मुख्य आंकड़ों और उस नीले तरल के रासायनिक मिश्रण की जांच शुरू की। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद जब कंप्यूटर स्क्रीन पर असली रिपोर्ट सामने आई, तो सच जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बचपन से वे जिस तरल को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा समझकर पी रहे थे, वो कोई पूरक आहार नहीं था। उस पेय के भीतर एक बेहद खतरनाक और ताकतवर रसायन मिलाया गया था, जो सीधे उनके दिमाग पर असर करके उनकी इंसानी भावनाओं को दबा रहा था। वो नशा उनके गुस्से, उनके डर, उनके प्यार और यहाँ तक कि उनकी प्राकृतिक इच्छाओं को पूरी तरह नियंत्रित कर रहा था। यानी सालों से उन 30 बच्चों को शांत, आज्ञाकारी और कठपुतली बनाए रखने के लिए बिना उनकी मर्जी के उन्हें लगातार नशीली दवाएं दी जा रही थीं। इस खौफनाक सच ने क्रिस्टोफर और जैक के भीतर एक बगावत की आग सुलगा दी। दोनों ने उसी पल फैसला किया कि अब से वे इस जहरीले नीले पानी की एक बूंद भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारेंगे। अपनी इस बगावत को आगे बढ़ाते हुए दोनों ने ये खौफनाक सच अपने 2 और साथियों जेंडी और काई को भी बता दिया। क्रिस्टोफर ने उन्हें आगे बताया, मैंने इस यान के नक्शे में एक गुप्त कक्ष भी ढूंढा है। ना जाने वहां ऐसा क्या छुपाया गया है जिसके बारे में रिचर्ड ने हमें आज तक भनक भी नहीं लगने दी। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर सीधे रिचर्ड के केबिन में पहुंचा और सीधा सवाल किया, उस बंद कक्ष के पीछे क्या है? रिचर्ड ने अपने चेहरे के तनाव को छुपाते हुए बेहद शांति से कहा, मुझे भी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है बेटा। हो सकता है वो कक्ष आने वाली पीढ़ी यानी तीसरी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा गया हो। अगली सुबह हमेशा की तरह सभी बच्चे एक लाइन में लगकर उस नीले तरल को पी रहे थे, मगर इस बार क्रिस्टोफर और जैक ने उस पेय को ना पीने का फैसला कर लिया था। दवा का असर जैसे ही उनके दिमाग से कम होने लगा, उनके शरीर के भीतर बदलाव आने शुरू हो गए। अब उन्हें अपने भीतर पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा महसूस हो रही थी। वे खुद को पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीला, जिंदा और आज़ाद महसूस कर रहे थे। वे दोनों जब एक गलियारे से गुजर रहे थे, तभी अचानक पूरे यान की लोहे की दीवारों में फिर से वही डरावनी थरथराहट गूंज उठी। अब वे शांत रहने वाले बच्चे नहीं थे। वे हर हाल में जानना चाहते थे कि आखिर हर रात ये कंपन क्यों होता है। बाहर वो विशाल यान बिना किसी आवाज के अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। अगली सुबह रिचर्ड ने पूरे चालक दल को इकट्ठा किया और एक बुरी खबर सुनाई, हमारा पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। कल रात हमारी बाहरी संचार प्रणाली में कोई बड़ी खराबी आई थी। रिचर्ड ने आगे कहा, इस अनंत अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए पृथ्वी से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। इसलिए इसे ठीक करने के लिए मुझे और जैक को यान के बाहर अंतरिक्ष की चहलकदमी पर जाना होगा। सेला तुरंत जैक और रिचर्ड के भारी अंतरिक्षीय सूट को तैयार करने में जुट गई। इसी दौरान दवाओं के प्रभाव से मुक्त हो चुका जैक अपने भीतर बढ़ रहे अनियंत्रित जज्बातों को संभाल नहीं पाया। वो सेला के करीब आकर उसके साथ बदतमीजी और जबरदस्ती करने लगा। रिचर्ड ने ऐन मौके पर आकर जैक को पीछे धकेला। रिचर्ड अब अच्छी तरह समझ चुका था कि जैक और क्रिस्टोफर उस नीले पेय को लेना बंद कर चुके हैं, और यही वजह थी कि उनके भीतर के इंसानी जज्बात और आक्रामकता अब बाहर आ रहे थे। रिचर्ड ने अकेले में क्रिस्टोफर को बुलाकर बेहद संजीदगी से समझाने की कोशिश की। वो नीला पेय हमारे वजूद के लिए बेहद ज़रूरी है। वो हमारे आवेगों को नियंत्रण में रखता है ताकि कोई भी यहाँ जैक जैसा हिंसक बर्ताव ना करने लगे। अगर सब ने इसे बंद कर दिया तो ये अभियान तबाह हो जाएगा। क्रिस्टोफर ने गुस्से से कहा, हम इसी लोहे के डिब्बे में मर जाएंगे तो क्या मरने से पहले हमें अपनी मर्जी से जीने का भी हक नहीं है? रिचर्ड के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप क्रिस्टोफर को अपने साथ बाहर चलने के लिए तैयार होने को कहा,
क्योंकि जैक के हिंसक रवैये को देख वो उसे बाहर नहीं ले जा सकता था। अब क्रिस्टोफर और रिचर्ड दोनों अंतरिक्ष की चहलकदमी के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही यान का भारी मुख्य द्वार खुला, उनके सामने फैला नज़ारा किसी अकल्पनीय जादुई सपने जैसा था। चारों तरफ एक अनंत और बेइंतहा अंधेरा पसरा हुआ था, एक ऐसा स्याह सन्नाटा जिसका ना कोई अंत नजर आ रहा था और ना ही कोई किनारा। वे अब दो तारों के बीच के अंतरिक्ष की उस वीरान सरहद पर पहुंच चुके थे, जहां ना कोई ग्रह था, ना कोई चांद और ना ही पास में कोई टिमटिमाता तारा। सिर्फ दूर ब्रह्मांड की अंतहीन गहराइयों में बिखरे अरबों करोड़ों तारे मध्यम रोशनी के साथ जगमगा रहे थे, मानो अंधेरे के उस असीम समंदर में छोटी छोटी जुगनू जैसी रोशनियां तैर रही हों। अंतरिक्ष के उस महाशून्य में लटके हुए उस पल उन दोनों को ये गहरा एहसास हुआ कि इस अनंत ब्रह्मांड के सामने एक इंसान, उसकी तन्हाई और उसकी पूरी सभ्यता कितनी छोटी, कितनी मामूली है। इस दौरान यान के भीतर नियंत्रण कक्ष में बैठे बाकी सभी लोग अपनी सांसें थामे स्क्रीन्स पर बाहर चल रही हर हलचल पर नजर रखे हुए थे। रिचर्ड और क्रिस्टोफर बाहर शून्य में लटके उस खराब सिस्टम को ठीक करने में जुटे ही थे कि तभी अचानक अंतरिक्ष के उस सन्नाटे में एक अदृश्य और भयानक ताकत का झोंका आया। उस झटके की तीव्रता इतनी अकल्पनीय थी कि रिचर्ड का हाथ लोहे की रेलिंग से छूट गया और वो तुरंत अपना होश खो बैठा। इस बार का झटका कोई मामूली झटका नहीं था, इसने पूरे यान को हिलाकर रख दिया था और यान के एक अंदरूनी हिस्से में भीषण आग भी लग चुकी थी। क्रिस्टोफर ने किसी तरह रिचर्ड को संभाला और वापस मुख्य द्वार के भीतर ले आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिचर्ड के शरीर में कोई हरकत नहीं बची थी, उसने दम तोड़ दिया था। यान के अंदर अब कोहराम मच चुका था, क्योंकि उनका इकलौता नेता अब इस दुनिया में नहीं रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस अदृश्य ताकत के कारण रिचर्ड की मौत हुई। वे अभी इस अनसुलझी गुत्थी को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी पीछे खड़े एडवर्ड ने कांपती आवाज में कहा, मैंने बाहर कुछ देखा था। वो कोई अजीब और खौफनाक परग्रही ताकत सी लग रही थी। ये सुनते ही पूरे चालक दल के भीतर मौत का डर बैठ गया। क्रिस्टोफर ने सबको हौसला देते हुए कहा, घबराओ मत, वो चीज़ जो भी है यान के बाहर है। जब तक हम अंदर हैं, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कुछ ही देर बाद सबने आपस में मतदान किया और क्रिस्टोफर को यान का नया मुख्य अधिकारी चुन लिया गया। मगर उसका खुद का सबसे पक्का दोस्त जैक इस फैसले से अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, क्योंकि वो खुद मुख्य अधिकारी बनना चाहता था। मुख्य अधिकारी की कमान संभालते ही क्रिस्टोफर ने पूरी गंभीरता से अपना काम शुरू किया। उसने सबको इकट्ठा करके कहा, हमारा सबसे पहला मकसद पृथ्वी से दोबारा संपर्क बनाना है। अगर हम सब एक टीम की तरह साथ मिलकर काम करें तो हम ये कर सकते हैं। इसी के साथ सभी अपने अपने कामों में जुट गए। वे हर हाल में जानना चाहते थे कि बाहर आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन आंकड़ों वाले कमरे में लगी उस भयानक आग की वजह से बाहर के कैमरों के दृश्य नहीं देखे जा पा रहे थे। सारी प्रणाली ठप थी। उधर सेला भारी मन से रिचर्ड के सूने कमरे में उसकी पुरानी चीज़ों और पृथ्वी की यादों को खंगाल रही थी। तभी वहां क्रिस्टोफर भी आ पहुंचा। दोनों ने कंप्यूटर पर रिचर्ड की कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की गई एक गुप्त वीडियो डायरी चलाई। उस वीडियो में रिचर्ड स्क्रीन की तरफ देखते हुए भावुक आवाज में कह रहा था, मैं इस अभियान पर अपनी मर्जी से सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे इन 30 बच्चों की फिक्र थी। मैं उन्हें अंतरिक्ष के उस सबसे बड़े खतरे से बचाना चाहता था। ये सुनते ही वीडियो बंद हो गया। सेला ने गहरी हैरानी और खौफ से क्रिस्टोफर की तरफ देखा और पूछा, आखिर रिचर्ड हमें अंतरिक्ष के कौन से भयानक खतरे से बचाना चाहते थे? अगली सुबह तक जैक ने पूरे यान में ये बात आग की तरह फैला दी थी कि उस नीले पेय में क्या मिलाया जाता था। सच सामने आते ही विद्रोह हो गया और सभी बच्चों ने उस पेय को पीना पूरी तरह बंद कर दिया। और ऐसा होते ही कुछ ही दिनों के भीतर दवाओं के प्रभाव से आज़ाद होते ही उनके भीतर के दबे हुए इंसानी जज्बात, वासना और गुस्सा अब उफान मार रहे थे। वे पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो चुके थे। देखते ही देखते कई और दिन बीत गए। अब यान के भीतर सेला को लेकर जैक और क्रिस्टोफर के बीच सीधा टकराव शुरू हो चुका था। क्रिस्टोफर अच्छी तरह जानता था कि नीला पेय छोड़ने के बाद जैक की नीयत पूरी तरह बदल चुकी है और वह सेला के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। क्रिस्टोफर अब उसे जैक की गंदी नज़रों से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हर दिन यान के अंदर का माहौल बद से बदतर होता जा रहा था। दवाओं के असर से पूरी तरह आज़ाद हो चुके वे युवा अब अपनी आदिम फितरत पर उतर आए थे
और छोटी मोटी बातों पर एक दूसरे से हिंसक तरीके से लड़ने लगे थे। मुख्य अधिकारी होने के नाते क्रिस्टोफर अपनी तरफ से सब कुछ संभालने और यान का अनुशासन बनाए रखने की जीतोड़ कोशिश कर रहा था, मगर हालात हर गुजरते दिन के साथ उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। ये सब उस नीले पेय को न पीने की वजह से हो रहा था। क्रिस्टोफर ने एक बार फिर पूरे चालक दल को इकट्ठा किया और कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, हम में से कई लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर बस आपस में लड़ रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। हमारा अब तक पृथ्वी से संपर्क नहीं हो पाया है। हमें हर हाल में सबसे पहले संचार प्रणाली ठीक करनी होगी। मगर जैक ने तुरंत क्रिस्टोफर की बात बीच में ही काटते हुए आक्रामक अंदाज में कहा, हमारा भोजन आपूर्ति तंत्र भी खराब हो रहा है, इसलिए हम पहले उसे ठीक करेंगे, संचार को नहीं। तभी उनके बीच खड़े एडवर्ड ने धीरे से कहा, मैं काम नहीं कर सकता। इस पर टायो ने बताया, एडवर्ड बेहद डरा हुआ है। उसे लगता है कि जब रिचर्ड के शव को अंदर लाया गया था तो उसी के साथ वो बाहरी परग्रही भी यान के भीतर दाखिल हो चुका है और वो अब इस यान में कहीं भी छिपा हो सकता है। जैक को जैसे इसी मौके की तलाश थी, उसने वहां मौजूद डरे हुए युवाओं को क्रिस्टोफर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने क्रिस्टोफर के आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा, आप सबको अब एक नया और ताकतवर नेता चाहिए जो उस खौफनाक परग्रही से आप सबकी जान बचा सके। जैक की इन खोखली मगर डरावनी बातों में आकर यान के लगभग आधे लोग क्रिस्टोफर को छोड़कर जैक की तरफ हो गए। अब यान के भीतर दो अलग अलग समूह बन चुके थे। क्रिस्टोफर अपने वफादार साथियों को लेकर आंकड़ों और संचार प्रणाली ठीक करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन अब हर किसी के मन में उस अनजाने परग्रही का खौफ बैठ चुका था। प्रणाली वाले कमरे में एक अजीब और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। क्रिस्टोफर अपने साथियों के साथ जांच करने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वहां जैक भी अपने सबसे खास मोहरे काई के साथ आ पहुंचा। जैक ने अपने बाकी साथियों को दरवाजे पर ही रुकने का इशारा किया और खुद काई के साथ अंदर चला गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वे दोनों हांफते हुए और बुरी तरह घबराए होने का नाटक करते हुए बाहर भागे। उन्होंने बाहर खड़े चालक दल से झूठ बोलते हुए कहा, अंदर वही परग्रही था। हमारी उससे बहुत भयानक लड़ाई हुई है, वो किसी को भी मार सकता है। बाद में एडवर्ड ने ये सारी बातें क्रिस्टोफर को बताईं। उसने कहा, तुम लोगों के प्रणाली कक्ष से निकलने के कुछ ही देर बाद वहां जैक और काई आए थे। वे अंदर गए और बाहर आकर सबको बताया कि अंदर परग्रही है, और इसी बहाने उन्होंने प्रणाली कक्ष के सारे कंप्यूटर्स और रिकॉर्ड्स को तोड़कर पूरी तरह तबाह कर दिया है। यह सुनते ही वे तुरंत समझ गए कि जैक उस काल्पनिक परग्रही का बहाना बनाकर जानबूझकर कमरे के दृश्यों और आंकड़ों को नष्ट कर रहा है ताकि कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा सके। लेकिन जैक से एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी। क्रिस्टोफर को उस तबाही से पहले ही वो मुख्य सुरक्षित डिस्क मिल चुकी थी जिसमें यान के सारे आंकड़े और गुप्त कैमरों के दृश्य सुरक्षित थे। क्रिस्टोफर और सेला ने बिना वक्त गंवाए छिपकर उस पुरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग को चलाया। स्क्रीन पर उस दिन का मंजर उभर आया जब रिचर्ड और क्रिस्टोफर यान के बाहर प्रणाली की मरम्मत करने गए थे। दृश्यों में साफ दिख रहा था कि जैक को रिचर्ड का क्रिस्टोफर को बाहर ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो खुद बाहर जाकर नायक बनना चाहता था। अपनी इसी नफरत में जैक ने नियंत्रण कक्ष से उस तार में उच्च वोल्टेज की बिजली का झटका भेजा था जिस पर रिचर्ड काम कर रहा था। गुस्से में उसने बिजली की तीव्रता इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि उस भयानक झटके से रिचर्ड की मौत हो गई। यान पर कोई बाहरी परग्रही हमला नहीं हुआ था, बल्कि जैक ने खुद अपने ही पर्यवेक्षक रिचर्ड की बेरहमी से हत्या की थी, और अपने इसी खौफनाक जुर्म को छुपाने और यान का नेता बनने के लिए उसने पूरे चालक दल के बीच उस जानलेवा परग्रही की झूठी कहानी फैलाई थी। क्रिस्टोफर ने कहा, जब तक हम ये पक्का फैसला नहीं कर लेते कि जैक के साथ आगे क्या करना है, तब तक कोई भी ये बात किसी और को नहीं बताएगा। वो इस सच को सही वक्त पर सबके सामने लाना चाहते थे। कुछ देर बाद जब यान के सभी लोग भोजन कक्ष में खाना खा रहे थे, तभी जैक अचानक अपनी सीट से उठा। उसने पूरे रौब और घमंड के साथ सबके सामने खुद को यान का नया मुख्य अधिकारी घोषित कर दिया। उसने कहा, अब से मैं इस यान के नए नियम बनाऊंगा और यहां मौजूद हर शख्स को वही मानने होंगे। क्रिस्टोफर को ठीक इसी मौके का इंतजार था। वो बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ा और उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर वो गुप्त कैमरों के दृश्य सबके सामने चला दिए। क्रिस्टोफर ने कड़क आवाज में कहा, रिचर्ड को किसी परग्रही ने नहीं मारा। ये एक सोची समझी हत्या थी।
रिचर्ड की मौत जैक द्वारा दिए गए उच्च वोल्टेज के बिजली के झटके की वजह से हुई थी। सच शीशे की तरह सबके सामने आ चुका था। कमरे में कुछ पलों के लिए एक डरावना सन्नाटा पसर गया, पर जैक के चेहरे पर पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं था। उसने कहा, हाँ, मैंने मारा रिचर्ड को, क्योंकि मैंने उसके भीतर उस खौफनाक परग्रही को देखा था। मुझे तुम सबको बचाने के लिए रिचर्ड को मारना पड़ा, लेकिन ये रिचर्ड के शव के साथ उस परग्रही को वापस यान के अंदर ले आया। जैक ने चालक दल के दिमाग से खेलते हुए आगे कहा, बचपन से हमें यहाँ किसी यंत्र मानव की तरह रखा गया। हमें चुप कराने के लिए नशीली दवाएं दी गईं। तो क्या हम अब भी वैसे ही जिएं जैसा वे चाहते थे? वह परग्रही अभी भी यान के अंदर घूम रहा है। हो सकता है उसने रिचर्ड का शरीर छोड़ दिया हो और अब वो हम में से ही किसी के अंदर छिपकर बैठा हो। तभी जैक की शातिर नज़र पीटर पर पड़ी। उसने कहा, इसके अंदर वो परग्रही है। जैक के फैलाए अंधविश्वास और डर की वजह से वहां मौजूद युवा पूरी तरह पागल हो गए। जैक की बातों में आकर उन्होंने पीटर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। क्रिस्टोफर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर दवाओं के असर से मुक्त हो चुकी वो भीड़ इस वक्त जानवर बन चुकी थी। सबने मिलकर पीटर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब जैक का पागलपन पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसने अपने समूह के लोगों के साथ मिलकर यान के सारे नुकीले और तेज औजार इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उसने आधे से ज्यादा चालक दल का पूरी तरह से मतिभ्रम कर दिया था। इधर क्रिस्टोफर अपने मुट्ठी भर बचे कुचे वफादार साथियों के साथ एक केबिन में फंस चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब जैक और उसकी हिंसक सेना का सामना कैसे करें, क्योंकि यान के सारे हथियार और औजार अब जैक के कब्जे में थे। तभी सेला के दिमाग की बत्ती जली। उसे रिचर्ड की उस वीडियो क्लिप की बात याद आई जहां रिचर्ड ने किसी गुप्त हथियार की तरफ इशारा किया था। क्रिस्टोफर ने बिना वक्त गंवाए दीवार के उस हिस्से की जांच की। थपथपाने पर उसे दीवार का एक हिस्सा खोखला लगा। उसने जैसे ही उस पट्टी को वहां से हटाया, अंदर एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। क्रिस्टोफर उस संकरे रास्ते के अंदर गया, जहां आगे एक भारी लोहे का दरवाज़ा था जो आसानी से खुल नहीं रहा था। इसी दौरान जैक को भनक लग चुकी थी कि क्रिस्टोफर कुछ ढूंढ रहा है। वो अपने गुंडों के साथ तेजी से उस तरफ बढ़ा। क्रिस्टोफर किसी तरह जैक के आने से पहले वहां से बचकर बाहर निकल गया, मगर जैक और उसके साथियों ने दीवार को तोड़कर उस भारी गुप्त दरवाजे को खोल दिया। ये वही गुप्त कक्ष था जिसके बारे में क्रिस्टोफर ने काफी समय पहले रिचर्ड से सवाल किया था। वहां बड़े बड़े बक्सों में पृथ्वी के सबसे आधुनिक और घातक हथियार रखे हुए थे। ये हथियार दरअसल तीसरी पीढ़ी के लिए छुपाकर भेजे गए थे, ताकि दशकों बाद जब वे उस नए अनजान ग्रह पर पहुंचे तो वहां के खतरनाक माहौल में अपनी सुरक्षा कर सकें। लेकिन अफसोस, उन सारे जानलेवा आधुनिक हथियारों पर अब जैक का कब्जा हो चुका था। यान अब एक उड़ता हुआ कसाई खाना बनने की कगार पर था। क्रिस्टोफर के दो साथी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए जैक के समूह में जा मिले। अब क्रिस्टोफर के साथ केवल सेला और अमांडा ही बची थीं। क्रिस्टोफर ने कहा, इस वक्त हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हमें नाटक करना होगा कि हम जैक के समूह में शामिल हो रहे हैं। फिर जैसे ही हमें सही मौका मिलेगा, हम उन आधुनिक हथियारों को अपने कब्जे में लेकर जैक का खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वे अभी इस खतरनाक योजना पर बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर से जैक अपनी हथियारबंद सेना के साथ अंदर आ धमका। उन्होंने पल भर में क्रिस्टोफर को दबोच लिया। वे क्रिस्टोफर को घसीट कर ले जा ही रहे थे कि अमांडा ने आगे बढ़कर रोते हुए सबको समझाने की आखिरी कोशिश की, हम इंसान हैं, जंगली जानवर नहीं। हम आपस में बैठकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन पागलपन में डूबे काई ने बिना एक पल सोचे बड़ी बेरहमी से अमांडा के सीने में गोली मार दी। अमांडा वहीं ढेर हो गई। ये खौफनाक मंजर देख क्रिस्टोफर और सेला अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागे। जैक और उसके शिकारी साथी बंदूकों के साथ उनके पीछे पड़ चुके थे। दोनों फुर्ती से एक हवा आने जाने वाले रास्ते में छिप गए। जैक ने उस रास्ते की तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। लोहे की दीवारें गोलियों की आवाज से गूंज उठीं, मगर वे दोनों किसी तरह रेंगते हुए वहां से बच निकले। लेकिन तभी काई ने उन्हें गलियारे से भागते हुए देख लिया। वो जैसे ही उन पर ट्रिगर दबाने गया, क्रिस्टोफर ने पीछे से घात लगाकर उस पर घातक वार किया और काई वहीं मर गया। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज का पीछा करता हुआ जैक भी वहां पहुंच गया। क्रिस्टोफर और सेला भागते हुए अब सीधे मुख्य द्वार के कक्ष तक पहुंच चुके थे और जैक हाथ में बंदूक लिए लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था।
मौत को बिल्कुल सिर पर देख दोनों ने जल्दी से अंतरिक्षीय पोशाक पहनना शुरू किया। जैसे ही पूरी तरह पागल हो चुके जैक ने मुख्य द्वार का आखिरी दरवाज़ा तोड़ा। अंदर और बाहर के वायुदाब का अंतर इतना तेज था कि जैक अंतरिक्ष के शून्य की तरफ खींचने लगा, मगर जाते जाते उसने सेला को पकड़ लिया। सेला की जान बचाने के लिए क्रिस्टोफर जैक को अपने साथ लेकर खुद अंतरिक्ष में कूदने के लिए आगे बढ़ा, मगर जैक ने चालाकी से क्रिस्टोफर को जोरदार धक्का दे दिया। क्रिस्टोफर मुख्य द्वार से बाहर सीधे उस ठंडे अनंत अंतरिक्ष में बह गया। क्रिस्टोफर को फेंकने के बाद जैक मुख्य द्वार का गेट बंद करने ही वाला था कि तभी सेला ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जैक पर एक जोरदार वार किया। जैक लड़खड़ा कर सीधे अंतरिक्ष के उस खामोश अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए चला गया, जहां सिर्फ मौत उसका इंतजार कर रही थी। सेला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे बाहर उस शून्य में क्रिस्टोफर को खोजने लगी। तभी उसकी नज़र दूर तैरते क्रिस्टोफर पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने यान की बाहरी सुरक्षा रेलिंग को कसकर पकड़ लिया था। दोनों किसी तरह सुरक्षित वापस आए और सीधे नियंत्रण कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने कड़क आवाज में ऐलान किया, जैक अब नहीं रहा। जैक की मौत की खबर सुनते ही उसके गुंडों के हौसले पस्त हो गए और सबने आत्मसमर्पण करते हुए अपने अपने हथियार डाल दिए। सेला को यान का नया मुख्य अधिकारी बना दिया गया। इसी के साथ लंबे खूनी संघर्ष के बाद यान में एक बार फिर शांति और अनुशासन लौट आया। इस पूरे खौफनाक दौर ने क्रिस्टोफर और सेला को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया था। कुछ समय बाद सेला ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। धीरे धीरे यान के भीतर दूसरी पीढ़ी के बच्चे पैदा होने लगे और गलियारा बच्चों की कलकारियों से गूंज उठा। समय अपनी निरंतर रफ्तार से भागता रहा और देखते ही देखते इस ऐतिहासिक अभियान को 86 साल गुजर गए। पहली पीढ़ी के लोग अब बूढ़े होकर मिट्टी में मिल चुके थे, मगर उनकी संतानें अब जवान हो चुकी थीं। आखिरकार 86 साल का ये लंबा थका देने वाला सफ़र खत्म हुआ। यान अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। खिड़की के पार जब लोगों ने उस नए ग्रह को देखा तो वो किसी जन्नत या स्वर्ग से कम नहीं था। वहां उगता हुआ वो सुनहरा सूरज इंसानी सभ्यता के एक नए सवेरे, एक नए अध्याय और एक नई शुरुआत की कहानी बयां कर रहा था। धरती को पीछे छोड़ने के बाद इंसानों को आखिरकार अपना नया घर मिल चुका था, और इसी खूबसूरत सुकून भरे मंजर के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।